Hello guys, so today we are going to learn polity and history from where the Britishers came to India to our independence. So here we start. In year 16,000, Britishers came to India as a East India Company. क्यों आए थे? एज अ ट्रेडर आए थे. क्या लेकर आए थे? एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेकर आए थे. मतलब चार्टर क्या होता है? लाइसेंस टू ट्रेड इन अनदर कंपनी. वो किसने दिया था उन्हें? बाय किंग और क्वीन ने दिया था, जिसको हम रॉयल चार्टर भी कहते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन exclusive charter hence called monopoly. East India Company have right of trading in India because of trading East India Company. ठीक है, जिसकी वजह से जब वो आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रिच होने लग गई जब यहाँ पे ट्रेड करा उन्होंने. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो रिच होने लग गई तो उसको मोर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मसल्स मिल गई. ठीक है, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा. सो बैटल ऑफ बक्सर 1764 चेंज द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्रास्टिकली. इन 1765 दे गॉट दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स मतलब सिविल रेवेन्यू ओवर टैक्स कलेक्शन. दे गॉट दीवानी राइट्स इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार में. वॉट हैपन कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिच होने की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो रिच हो गए. क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉरपोरेशन. तो कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई, मतलब कर्जे में चली गई. दैन दे वेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने तो इन्हें वहाँ पे रिच होने के लिए भेजा है, बट ये वहाँ पे डेप्थ में चले गए. सो वॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टिंग डीलिंग विद द कंपनी रूल. क्यों? एज अ रिटेलिएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कंपनी रूल क्यों हुआ? दैट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या करा? दे पास रेगुलेटिंग एक्ट पास करा, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं. उसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर डीलिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इसमें क्या हुआ? चार्टर एक्ट आया. चार्टर एक्ट क्या आया? हाउ विल आई कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स. कैसे करूँगा? कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या करा? रिवाइज द टर्म एंड कंडीशन को कर दिया ऑफ चार्टर एक्ट कि एवरी 20 ईयर्स बाद इसको रिवाइज करा जाएगा. सो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में. आफ्टर 20 ईयर बाद वो रिवाइज होना था. देन 1793, 1813, 1833 एंड 1853. फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में. इसमें फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि आंसरेबल चेक एंड बैलेंस प्रोसेस. जो भी होगा आंसरेबल होगी. ठीक है, आंसरिंग क्या? कोर्ट नेम्ड एज अ, जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब आंसर मिलेगा. फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज हुआ. इसमें क्या था? बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी किस किस की? बॉम्बे की एंड मद्रास की, वो स्टार्टेड टू बी गिवन बंगाल गवर्नमेंट को देनी स्टार्ट हो गई. जिसकी वजह से जो बंगाल गवर्नर थी वो स्टार्ट हो गई गेटिंग मोर लेजिस्लेटिव पावर मिल गई. देयरफॉर गवर्नर ऑफ बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल बन गया. उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. क्यों? बिकॉज ऑफ स्टार्टेड गिवन पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. टू हेल्प गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर. दे मेड गवर्नर जनरल इन काउंसिल. काउंसिल क्या थी? 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसको काउंसिल ऑफ 4 और कोलकाता काउंसिल भी कहते हैं. दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल ऑल्सो परफॉर्मिंग. ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी ये किसके और एक्शन परफॉर्म करती, फंक्शन परफॉर्म करती? लेजिस्लेटिव काउंसिल के. अब हम देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी पावर ज़्यादा है लेजिस्लेटिव से, बट आज के टाइम में लेजिस्लेटिव की पावर है. तो ये कैसे अपोजिट हुआ अब ये देखते हैं. देन अनदर प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में क्या था? अमेंडमेंट एक्ट एंड सेटलमेंट एक्ट. व्हाट इज इट? सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट लेट्स कंट्रोल योर लिमिट. वी विल नॉट अलाउ यू टू कंट्रोल. लेट्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल कंट्रोल इट. गवर्नर काउंसिल जो थी वो थी एग्जीक्यूटिव और जो सुप्रीम कोर्ट था वो था लेजिस्लेटिव. फिर जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 50. ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ओके, देन ब्रिटिश आए 1600 में, बट अब चल रहा है 1784. वॉट दे डू स्टिल नाउ. अब वो क्या करेंगे? मतलब उनके पास कुछ भी नहीं आया अभी तक, मतलब इतने साल हो गए. तो इंडिया को किसने क्रिएट किया एज अ ट्रेडर? ईस्ट इंडिया कंपनी में. बट उनके पास अभी तक क्या आया? कुछ नहीं. सो इसके लिए क्या आगे देखते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में.
जिसमें क्या था कि ये क्यों आया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कॉपरेट करना छोड़ दिया था उनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने केम एंड पास कर दिया था रेगुलेटिंग लॉ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पिट्स कौन थे, पिट्स द यंगर कौन थे, वॉज द पीएम ऑफ द इंग्लैंड। उनको पिट्स द यंगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उनके फादर थे उनका नाम भी पिट्स था। पिट्स द यंगर पासिस द एक्ट, फर्स्ट ब्रिटिश पोजीशन। मतलब इसका क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टेरिटरी वॉज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ ऑल ब्रिटिश पोजीशन। उन्होंने दे स्प्लिट द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से डबल गवर्नमेंट हो गई। फर्स्ट थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑल द पॉलिटिकल ministry administration decision taken by the board of control or the commercial decision taken by the court of director, which in turn affected by the British possession, okay, which in turn appointed by the British possession. ईस्ट इंडिया पावर नाउ लिमिट हो गई ऑफ कमर्शियल डिसीजन बिकॉज ऑफ द डबल गवर्नमेंट। इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स थी वो बंगाल गवर्नर को दे दी गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। अब उसकी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, hence called final step of centralization। ठीक है, final step of centralization by then next is the law made under the previous act called, जिसको कहते थे regulations, while law made under the act were called as act, law or act। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोवाइड कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय अ इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया एंड वर्ड यूज़ करा गया इन ट्रस्ट। इन ट्रस्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिश। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो होल्ड करेगी प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसको हम लास्ट चार्टर एक्ट भी कहते हैं। वाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ से लॉ पास कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि कन्वेनिएंट सिविल सर्विस, मतलब ये दो पार्ट में है, लोअर सिविल सर्विस एंड द हायर सिविल सर्विस। हायर सिविल सर्विस को कहते हैं हम कन्वेंट सिविल सर्विस, जिसमें फर्स्ट दे वांट देयर विल बी एन ओपन एग्ज़ाम, देयर वॉज एन हेलीबर्गी टेक। इसमें क्या होता था, हेलीबर्गी एक कॉलेज था जिसमें एडमिशन लेते थे इन द कॉलेज एंड ग्रेजुएट होते थे, देन दे बिकम द सिविल सर्वेंट बन जाते थे। बट सैडेस्ट पार्ट ये था कि ये इंडियन वालों के लिए अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, इफ़ इंडियन वांट्स टू टेक एडमिशन इन हेलीबर्गी कॉलेज यू हैव टू टेक परमिशन किसकी लेनी पड़ती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी किसकी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। सो देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल थी। क्या थी? ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द स्टेट ऑफिशियल। ठीक है, नाउ दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड करा कि कन्वीनियंट सिविल सर्विस हम ओपन एग्जामिनेशन करेंगे। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड मैकाले, कन्वीनियंट सिविल सर्विस विल बी एन ओपन एग्ज़ाम हो गया, जिसको कहते हैं हायर कन्वीनियंट सिविल सर्विस फॉर द इंडियंस और फॉर एवरीवन। उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया। ठीक है, उसको नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर इसके कौन कौन थे? काउंसलर थे और मिनी पार्लियामेंट थी। काउंसलर की क्या पावर थी, जो आज के टाइम में पार्लियामेंट की है। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि वी आर गिवन इनडेफिनेट एक्सटेंशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट टोल्ड वी गिवन indefinite extension to, that is they are keep holding the property in trust। ठीक है, फिर 4 साल बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें इंग्लैंड इज जस्ट लूजिंग अवे इंडिया। 1857 में हुआ, जिसको हम कहते हैं, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज Sepoy Mutiny and the revolt। The government system of England was not functioning properly। Then they pass, उन्होंने क्या पास करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, जिसमें जो गवर्नर जनरल था उसको कह दिया था वॉइस रॉय, एंड वॉइस रॉय क्या रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन करता था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको हम ऑल्सो गुड गवर्नमेंट
भी कहते हैं इन इंडिया। गुड गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी वो आंसरेबल होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जो ऑल ऑफिसर्स होंगे वो आंसरेबल होंगे टू द वॉइस रॉय आंसरेबल होंगे टू द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर थी, ये इंग्लैंड में थी, एंड वो आंसरेबल होगी टू द पार्लियामेंट। दिस इज़ कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसके साथ में क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस कर दिया था, आई एम गोइंग टू एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कब? इन नवंबर 1858। दिस इज़ कॉल्ड द क्वीन प्रोक्लेमेशन। कहाँ पर? इन इलाहाबाद। 1858 को रूल को भी कहते हैं द क्राउन रूल एंड द कंपनी रूल ओवर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको नाम दिया HMG, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ सपोर्टर विच इज़ अ सेक्रेटरी स्टेट इन काउंसिल, जिसको बना दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सून और बी सून। दैट मीन्स यू कैन केस ऑन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन केस ऑन यू। ठीक है, अब इसकी वजह से नथिंग चेंज मच ऑन द ग्राउंड। फिर आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलिंग एंड गेट इंडियन इन्वॉल्व। इसमें उन्होंने कहा कि अब हमें इसमें इंडियन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। उस टाइम पे हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट आया, लेट्स गेट इंडियन इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट, 1861, 1892 एंड 1909। लेट डेवलप एंड इवॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल, को हमें डेवलप और इवॉल्व करना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ? नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब इंडियन को परमिशन दे दी गई सिटिंग इन द एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट उनको कोई पावर नहीं दी गई, वो सिर्फ बैठ सकते थे। ठीक है, दे नेम्ड इज एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। वो कौन कौन थे? 3 मेंबर जो थे, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, मतलब जो पावर ली गई थी वो धीरे धीरे वह स्टार्टेड टू बी गिवन दैम। इसके बाद वॉइसरॉय हैव पावर टू मेक ट्रांजैक्शन रूल्स, मतलब डीलिंग रूल। लॉर्ड कैनिंग ने रिटर्न कर दिया पोर्टफोलियो 1859 में, एंड इन 1861 बाय द एक्ट दिस वुड बिकम लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? इज अ एग्जीक्यूटिव जो होगा मेकिंग लॉ व्हेन पार्लियामेंट इज एब्सेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें हमारी और स्ट्रॉन्गर होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या था? हमारा डिस्कस करा जाएगा बजट और आस्क द एग्जीक्यूटिव, मतलब अब हम एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी। ठीक है, नाउ दे कैन आस्क, वो आप पूछ सकते हैं। Recommendation of the Provisional Legislative Council and the Bengal Chamber of the Commerce means Viceroy will have to take the recommendation. इसमें क्या था कि पहले Viceroy नॉमिनेट करता था सिर्फ मेंबर को, बट नाउ अब recommendation of Provisional Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce means Viceroy will have to take the recommendation to them before nominate member to Legislative Council. और while making Provisional Legislative Council with टेक परमिशन किस किस की? फ्रॉम ज़मींदार, ट्रेड यूनियन एंड द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट होने लग गया, वाइसरॉय से दूर आने लग गया। इसको समझने के लिए रिकमेंडेशन डायरेक्ट एज अ डिस्क्राइब एज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो रिकमेंडेशन थी उसको डिस्क्राइब कर दिया एज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसको ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मर्स। मॉर्ले कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें लॉर्ड कैनिंग ने इस्टेब्लिश कर दी मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सेक्रेटरी स्टेट वॉज अ वेरी पावरफुल ऑफिस, क्यों? बिकॉज ऑफ द डबल गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या थे? पहले मेंबर 16 थे, अब उसको इंक्रीज करा के कर दिए 60। नाउ दिस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। देन उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया। सेपरेट इलेक्टोरेट, लॉर्ड मेनेंटो क्रिएट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सर्टेन कम्युनिटी। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर एंड द communal. Now the act is legal commercial. Lord Minto came to be known as the father of the communal electorate. ये सब स्टार्ट कब से हुआ? 1773 में, बट अब क्या हो गया? 1909। What we found, क्या मिला उन्हें? कुछ भी नहीं। इसके बाद एंट्री होती है महात्मा गांधी अराइव्स। वो पढ़कर वापस आ जाते हैं, फिर वो डायरेक्शन देते हैं किसकी? इंडिपेंडेंस होने की। रूट मैप फॉर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, रोड मैप टू इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी। कॉलोनी क्या होता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल अ स्मॉल और अ वीकर स्टेट बाय पॉलिटिकल एंड लीगल
मीन्स बिकॉज दैट टाइम द लिटरेसी रेट कितना था इंडिया में, 6% और 7% था। ठीक है, अब इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए था, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इसके लिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इंडिया वांट्स प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविजनल ऑटोनॉमी मीन्स फॉर इंडिपेंडेंट वी वांट प्रोविजनल ऑटोनॉमी फॉर मीन्स वी वांट आर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर बैक। ठीक है, देयरफॉर इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन हुई थी वो एक्ट किसकी वजह से हुई थी, सेंट्रलाइजेशन 1833। सो देयरफॉर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास किए गए। वॉज मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड इज़ अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव पावर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्रोविजनल लिस्ट एंड फेडरल लिस्ट में, बट नॉट एग्जीक्यूटिव पावर। देन प्रोविजनल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व एंड द ट्रांसफर। रिजर्व क्या होता था, जो भी एडवाइस, जो भी मतलब डिसीजन लिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाएंगे विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, एंड ट्रांसफर मतलब with the advice of the minister. This process is known as diarchy which means joint head. ठीक है, फिर आया बाइकैमरलिज्म एंड द डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एंड द हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पावर किसके पास थी, फेडरलिस्ट एंड द प्रोविजनल में जो रिजर्व्ड वाले थे उनके पास ज़्यादा पावर थी। इसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे उसमें 3/6 मेंबर मतलब 3 मेंबर उन्होंने इंडियन कर दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए था वो अब 6 एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन के लिए होने लगा। लिमिटेड फ्रेंचाइजी मिल गई, मतलब 10% वोटर्स वोट कर सकते हैं। मतलब हायर कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में बन गई जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सीपीएससी प्रोवाइड कर दिया जिसको आज के टाइम में हम यूपीएससी कहते हैं, एंड सीपीएससी स्टेब्लिश इन 1926। सेपरेट कर दिया गया प्रोविजनल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब हम उनसे क्या मांग रहे थे, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। उन्होंने हमें क्या क्या दे दिया, बाइकैमरलिज्म एंड डिवीजन ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा। So non-cooperation movement was started by the Mahatma Gandhi in September 1922, Feb 1922. In this movement, India were asked to boycott Britishers. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वो asked to relinquish their titles and resign from the nominated seat in a local bodies. रिसाइन करने के लिए कहा गया। had to resign from the government job से, were asked to withdraw their children from government school and the colleges and boycott foreign good. उनसे कहा गया कि foreign good को boycott करके हमें Indian goods ही यूज़ करने चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो गया कि वो जो उनको रिवाइज 10 साल बाद करना था उन्होंने वो 8 साल बाद ही कर दिया, मतलब 2 साल पहले। सो इन गवर्नमेंट एक्ट 1919 इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड आफ्टर 10 years ब्रिटिशर्स आर रिवाइज द गवर्नमेंट एक्ट 1919, बट ऑफ द सो मच ऑफ स्ट्रगलिंग दे कॉल्ड साइमन। उन्होंने साइमन को बुलाया बिफोर 10 मतलब 2 ईयर पहले। ठीक है, अब देखते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन एक चेयरपर्सन था। ठीक है, 1927 इन नवंबर दे अनाउंस 7 मेंबर कमीशन जिसमें जॉन साइमन जो थे वो चेयरपर्सन थे। क्यों, उन्हें क्या करना था, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया एंड अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने कोई इंडियंस रखा ही नहीं जब रिवीजन हो रहा था लॉ का। दे मेड साइमन कमीशन, दे मेड इट फॉर अ रिवीजन ऑफ लॉ बट नो इंडियन वॉज देयर। सो कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंड द अबॉल्यूशन। उसने क्या कहा, अबॉल्यूशन ऑफ डायरकी का किया जाए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविजन एंड सो ऑन। सो जो साइमन ने रिपोर्ट दी वो 1930 में दी गई, 1930 में टेबल हुई जिसको 3 राउंड टेबल में यूज़ किया गया। सो 3 राउंड टेबल टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, जिसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन वाइट पेपर निकाला गया ऑन किस चीज़ पे, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे उसके ऊपर। ठीक है, फिर हमारा इन 1932 में कम्युनल एक्ट आया जिसको पूना एक्ट भी कहते हैं। इन अगस्त 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करा स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। द अवार्ड नॉट ओनली फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट बट ऑल्सो फॉर द एक्सटेंडेड
to the separate classes, depressed classes, मतलब SC. Gandhiji get depressed over the extension of the communal representation to depressed classes. At last there was an agreement हुआ between leader of Congress and the depressed classes में. The agreement known as Pune Act, इस agreement को कहा जाता है Pune Act, and gave reserved seat to the depressed classes. ओके अब जो साइमन ने वाइट पेपर रिलीज़ करा था वो बन गया फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, इसमें क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन. फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन होता है एक स्टेट थी जिसको हम कॉलोनी कह रहे हैं, वो प्रोविजन स्टेट थी, एंड रजवाड़ा था जिसको हम प्रिंसली स्टेट भी कहते थे. जो प्रोविजन थी वो डिपेंड थी, मतलब ब्रिटिशर्स के उसमें थी, एंड जो रजवाड़ा थे वो इंडिपेंडेंट थे. तो फेडरेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेट, इट ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर यूनियन, जो एक पर्टिकुलर यूनियन को बताती है. ठीक है, एट दैट टाइम देयर वर टू पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रोविजन्स एंड द रजवाड़ा. रजवाड़ा को हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं. रजवाड़ा हैव एग्रीमेंट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ द पैरामाउंट. रजवाड़ा विद इन रजवाड़ा आर इंडिपेंडेंट ओनली फॉर द एक्सटर्नल अफेयर एंड एक्सटर्नल डिफेंस के लिए उनको ब्रिटिशर्स को सुनना पड़ता था. बट अब अगर प्रोविजंस को ऑटोनॉमी चाहिए मतलब तो उनको रजवाड़ा को उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता. बट रजवाड़ा जो थी वो इंडिपेंडेंट थी. इफ़ रजवाड़ा वॉन्ट्स टू इंडिपेंडेंट दे हैव टू ब्रेक एग्रीमेंट ऑफ द स्विट्जरलैंड. रजवाड़ा को इंडिपेंडेंस किस चीज़ से चाहिए थी, एक्सटर्नल अफेयर और एक्सटर्नल डिफेंस. अब हम देख सकते हैं कि प्रोविजंस वालों की अलग रिक्वायरमेंट थी और रजवाड़ा वालों की अलग रिक्वायरमेंट थी. देयरफॉर फॉर ऑल द इंडियन फेडरेशन दे वांट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजंस एंड द प्रिंसली स्टेट. ठीक है, इस पहली बार GOI एक्ट 1935 ने फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट थी. फेडरल लिस्ट मतलब कंट्री हैज़ पावर, प्रोविजनल लिस्ट स्टेट हैव पावर, एंड द कॉन्करेंट जो दोनों की बोथ पावर होंगी. द ट्रू डिवीजन ऑफ पावर, नो डायरकी होगी. वी गॉट आर डिसेंट्रलाइजेशन, वापस मिल गया. डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, 1861 में. एंड कब हुआ था, 1935 टू 1937, इतना टाइम लग गया था. रिसीडरी पावर टू द वाइसरॉय को दी गई. कौन से पावर होते हैं, विच नॉट इंक्लूड इन द डिवीजन ऑफ पावर, जो में इंक्लूड नहीं होती बची हुई पावर को रिसीडरी पावर. अब वाई डिड GI एक्ट 1935 क्यों फेल हो गया, बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे. एंड वाई डिड GI एक्ट 1919 फेल क्यों हुआ था, बिकॉज प्रोविजंस वर नॉट गिवन, क्योंकि उन्हें प्रोविजन नहीं मिली थी. देन हमें प्रोविजनल ऑटोनॉमी मिल गया. इंडिया गेट प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जिसमें नो डायरकी, मतलब उसमें था कि उन्होंने चाहा कि फेडरल लेवल पे डायरकी की जाए, बट इट कांट एनफोर्स. बाय कैमरलिज्म इन सम स्टेट हो गया. काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश की गई. लिमिटेड फ्रेंचाइजी हो गई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गए. और CPSC, SPSC, JPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक, स्टेट पब्लिक एंड द जॉइंट पब्लिक कमीशन बना दी गई. ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें चाहिए थी प्रोविजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने दे दी. अब हमें क्या चाहिए, ऑल इंडिया फेडरेशन. फेडरेशन के लिए क्या चाहिए हमें, ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए प्रॉब्लम किसकी है, इंडिया वालों की है. क्योंकि क्यों, उसके लिए उन्हें पूरा मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए इंडिया का, बट जो रजवाड़ा है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही. अब इसमें ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करते. अब हमें चाहिए था हमारा इंडिपेंडेंस. उसके लिए हमें क्या चाहिए थे, डोमिनेंट चाहिए. डोमिनेंट मीन्स व्हेन यू हैव पॉलिटिकल एज वेल एज द लीगल इंडिपेंडेंस, ओनली द फैक्ट द हेड ऑफ द स्टेट इज किंग और क्वीन. तो अगर हमें हमारी पॉलिटिकल एंड द लीगल मिल गया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा हमें. तो जो फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई थी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो MN रॉय ने करी थी 1932 में, सॉरी 1934 में. फिर क्या होता है, उस टाइम पे हिटलर जो होता है, हिटलर ने अटैक कर दिया 1940 में ब्रिटेन पे. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हिटलर ने अटैक कर दिया, इंग्लैंड जो वीक पड़ने लगी. अब इंग्लैंड को किसकी हेल्प चाहिए, इंडिया वालों की. इंडिया वालों की हेल्प के लिए उन्होंने जो था अगस्त ऑफर, उसमें निकाला. देखते हैं क्या निकाला उन्होंने. उसमें था कि जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 22 अक्टूबर 1939 को ऑन द इशू. किस इशू पे, क्योंकि बिकॉज वाइसरॉय जो लॉर्ड लेलेंटो थे 3 सितंबर
1939 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया विल फाइट अलोंग ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2। इन 1940 कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने इस चक्कर में रिज़ाइन कर दिया। फिर इन 1940 में कांग्रेस की एक सेशन हुआ इन रामगढ़ बिहार में ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। देन कांग्रेस डिक्लेयर करा कि ए रेजोल्यूशन दैट कांग्रेस कैन सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इफ द प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इट स्टेप सेटअप एट द सेंटर पे अगर हमारी प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया का साथ क्यों चाहिए था, क्योंकि उन्हें अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी थी। अब जो लॉर्ड मिलिंतो थे उन्होंने एक प्रपोजल निकाला जिस प्रपोजल को हम कहते हैं अगस्त ऑफर 1940। ये एक इशू करा गया वाइट पेपर की फॉर्म। प्रोविजन क्या थे ऑफ अगस्त ऑफर के कि एक्सपेंशन होगा ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इन कंक्लूजन ऑफ मोर इंडियन इनटू द काउंसिल, मोर इंडियन होंगे, ठीक है। डोमिनेंट स्टेचुरी वुड बी कॉन्फिगर टू द इंडियंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडवाइजरी वॉर काउंसिल इन विच इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो इंक्लूड, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियन दैमसेल्फ बेस्ड ऑन इंडिया कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक अगस्त ऑफर पे एक स्टार मार्क था जिस स्टार का मतलब था ऑल प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड आफ्टर द वॉर एंड दैट to only if all the committees and the political party would help the British in their war efforts। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारी एम.एन. रॉय 1934 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। इन 1935 ये डिमांड ऑफिशियली करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिमांड वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज़ नोन एज अगस्त ऑफर 1940। इन 1942 सर स्टैफर्ड केम टू इंडिया टू अडॉप्ट द ऑफर, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, जो क्रिस मिशन था, क्रिस मिशन क्या था ये देखते हैं पहले हम। द क्रिस मिशन वॉज अ फेल्ड अटैम्प्ट इन लेट 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर एफर्ट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। द मिशन वॉज हेडेड बाय सर मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। क्रिप्स बिलोंग्स टू द लेफ्ट विंग लेबर पार्टी। क्रिप्स वॉज साइंड, भेजा गया टू नेगोशिएट करने के लिए एग्रीमेंट बिटवीन द नेशनलिस्ट कांग्रेस लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी, मोस्ट ऑफ हुज लीडर रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी हिंदी पॉपुलेशन एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग। क्रिप्स वर्क टू कीप इंडिया लॉयल टू ब्रिटिश, कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स हैं वो लॉयल रहेंगे इंडिया के साथ वॉर एफर्ट्स के बाद। इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस करा गया किस चीज़ का, डोमिनेंट स्टेटस का। बट अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, ठीक है। तो कांग्रेस रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड दे वर ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल टू द चुरचुली। चुरचुली कौन थे, पीएम ऑफ द इंग्लैंड। कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा था, सो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ कि कांग्रेस जो है वो उतर गई, मूव टूवर्ड्स द क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड नाउ व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मूवमेंट लॉन्च एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय द गांधी जी ऑन अगस्त 8। इसमें क्या क्या है, डिमांड करी गई, गांधी जी ने कहा कि अब हमें कुछ भी करना पड़े, अब हमें ब्रिटिश रूल इन इंडिया को ख़त्म करना है। गांधी जी मेड अ कॉल, उन्होंने कहा डू और डाई in Quit India speech delivered at Gowalia Tank. After the war had first election of Constitution Assembly in June 1946, indirect election जिसको कहा गया, बट जिसमें इंडियन पीपल आर नॉट वोटिंग, ठीक है। इसमें क्या था इंडियन पीपल की वोटिंग के लिए, फॉर एवरी 10 लाख इंडियन देयर विल बी 1 सीट, एक सीट होगी 10 लाख लोगों के लिए इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। एट दैट टाइम पॉपुलेशन हमारी थी 39 करोड़। सो टोटल सीट कितनी निकली, 389 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। 296 जो थे, उसमें से जो 296 थे मेंबर वर सपोज टू कम बाय इलेक्शन से आए थे, 93 जो थे नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट थे। सो कांग्रेस के कितने थे, 28 ML, मतलब मुस्लिम लीग के कितने थे, 7, अदर्स जो थे 15 थे। मुस्लिम लीग क्या है कि जो मोहम्मद जिन्ना थे वो चाहते थे कि हमारा अलग एक अपना देश हो पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें कि अब उसमें उनके मेंबर्स थे 7। तो उन्होंने सोचा कि इसमें तो हमारा पाकिस्तान बनने से रहा, सो उन्होंने सोचा कि अब हमें इसे बॉयकॉट करना चाहिए। सो इन फर्स्ट सेशन 9/12 जो कि 1946 को हुआ, उसमें 2-1 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन में थे लोग टोटल, ठीक है। फिर 9/12/1946 को थ्रेवा था, मतलब क्या क्या बना, टेम्पररी प्रेसिडेंट हमारे बने सच्चिद आनंद सिन्हा, प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, H.C. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्ण,
ब्रह्मचारी वाइस प्रेसिडेंट, सर BK राव हमारे लीगल एडवाइज़र थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन थे वह 395 आर्टिकल है एंड 8 शेड्यूल है। जो कि हमें लेना था वो एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, हमें लेना था 13/12/1946 को, बट नेहरू जी ने डिक्लेयर्ड इट ऑन 13 दिसंबर को वो डिक्लेयर कर रहे थे। बट जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने कहा ये सही नहीं हो रहा, अभी हमारी मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं है क्योंकि जिन्ना ने बॉयकॉट कर रखा है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमें ये अडॉप्ट करा 20/01/1947 को। अब ये देखते हैं कि कैसे। इसमें ऑन 25/1947 द न्यूली इलेक्टेड PM ऑफ द इंग्लैंड सेलमेंट एटली अनाउंस करा रेडियो पे दैट HMG गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द जून 48 इंग्लैंड विल गो बैक, बट वी आर नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज क्योंकि हमारी सिचुएशन लड़ाई वाली हो रही थी किस किस के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, और हमारा सेकेंडली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे चांसेस थे वॉर के बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। सो सेलमेंट एटली सेंट लॉर्ड माउंटबेटन ऑन जून 1947 गिव, उन्होंने एक प्लान बताया जिसमें उन्होंने जिन्ना जी को इनवाइट करा। जिन्ना जी आए, उन्होंने कहा मेरे को अपना अलग पाकिस्तान चाहिए, और इस चीज़ पे हर कोई एग्री हो गया। इमीडिएटली इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 को। ठीक है, अब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को देखते हैं क्या हुआ, जिसमें 8/7/1947 को हुआ एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड द सोवरेन स्टेट। कब से? फ्रॉम 15 अगस्त 1947 को। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का हो गया। अबॉलिश हो गई ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड, दोनों को अपना डोमिनेंट मिल जाएगा। हर डोमिनेंट का अपना गवर्नर जनरल होगा हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनेंट कैबिनेट। कोई HMG गवर्नमेंट नहीं होगी, नो वाइसरॉय होगा, विल रिमेन द डोमिनेंट अंटिल इंडिया एंड पाकिस्तान विल हैव बिकम रिपब्लिक। जब तक डोमिनेंट रहेगा, जब तक इंडिया और पाकिस्तान को अपना रिपब्लिक नहीं बन जाता, एंड अंटिल दे मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। ईच डोमिनेंट हैज़ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली होगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सटेंड अनलेस लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी। ठीक है, इसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने कह दिया था कि अब मतलब हमारी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग इंडिया के साइड आना चाहते हैं वो इंडिया की तरफ आ जाएं, और जो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ था, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो होता वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ। ये 5, 6, 7, 8, 9, 68, 324, 667, 379 ये सारे जो थे ये केम इनटू एनफोर्स कब लिए गए? 2/11/1949 को। और जो अदर आर्टिकल्स थे केम वो कब लिए गए? 26/01/1950 को। इस डेट को ही क्यों लिए गए? क्योंकि इस डेट को 26/01 को हमारा पूर्ण स्वराज एक्ट हुआ था। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं क्रिटिसाइज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नो सोवरेन थी क्योंकि इन कैबिनेट सेशन हम ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। कांग्रेस डोमिनेट मतलब कांग्रेस के, क्योंकि 296 मेंबर्स थे। टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल में तैयार हुआ था, एंड नॉट रिप्रेजेंटेटिव था बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। So here's the note, and I made this note from the video of Dr. Siddharth Arora sir. Thank you.